नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का एक बार फिर से हिस्ट्री की थर्ड क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम एक हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली सल्तनत के सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। सो आज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी सवाल आपके बन सकते हो सारी चीज़ें आज के सेशन में, आज के इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपको वॉइस के अंदर थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ सकती है, थोड़ी सी ट्रैफिक की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और लाइट बिल्कुल नहीं है। ऐसे में हमने स्टूडियो के सारे दरवाजे ओपन कर रखे हैं, खिड़कियां ओपन कर रखी हैं, जिससे कि थोड़ी सी लाइट आए। सो ऐसे में अगर आपको डिस्टरबेंस आ रही है तो आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भारत के ऊपर टाइम टू टाइम बहुत सारे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है, लेकिन हम उन मेन आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और जिनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी है। तो चलिए सबसे पहले आक्रमणकारी हैं उनके बारे में, जिसके बारे में हम जानेंगे वो है मोहम्मद गजनवी। कौन है? मोहम्मद गजनवी। एक बार थोड़ा सा मोहम्मद गजनवी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गजनवी का पूरा नाम था मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी का उनका पूरा नाम था, जन्म स्थान का था अफगानिस्तान। अब यहां पर आपसे किस तरह का सवाल बनता है एक बार आपको वो देख लेना, ठीक है। सबसे पहले भारत पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, वो कहां से आया था? वो कहां से आया था? अफगानिस्तान से। पहला सवाल यहां से बन गया। मोहम्मद गजनवी का शासन, जिसने 971 से 1030 एडी तक शासन किया, ये नहीं पूछा जाता। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। दूसरा जो सवाल बनता है वो यहां पर बनता है, मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार यहां पर आक्रमण किया, ठीक है। उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति को लूटना था। तो यहां से दो ही सवाल बनते हैं। ऑलमोस्ट आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गजनवी कहां से आया था? अफगानिस्तान से। कितनी बार उसने आक्रमण किया? 17 बार किया। दोनों सवाल आपके हो गए कवर। चलिए आगे हम जो पढ़ेंगे वो सेकंड क्रांति जो आक्रमणकारी है वो है आपका मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मोहिनुद्दीन मोहम्मद सिम बिन साम गोरे था, ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने 1176 में गजनी का सिंहासन संभाला। ये संभाला नहीं, संभाला, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की स्थापना की? तुर्क। भारत पर तुर्क का जो आक्रमण हुआ वो कौन सा माना जाता है? मोहम्मद गोरी ने किया था, ठीक है। कहाँ का इसने किया? गजनी का, ठीक है। कहाँ पर किया इसने? गजनी का, भाई, ठीक है। चलिए गजनी कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर गजनी है। गजनी का जो सिंहासन है वो किसने संभाला? उसके बाद मोहम्मद गोरी ने। इसने पहले 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण कहां किया? मुल्तान पर, ठीक है। पहला पूछा जाएगा मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कहां किया? मुल्तान के ऊपर। इसने दूसरा जो आक्रमण है वो कहां किया? पाटन, गुजरात में, ठीक है। दूसरा आक्रमण कहां किया? पाटन, गुजरात के अंदर। ये तो थे आपके आक्रमण। अब इसने कुछ लड़ाई भी लड़ी है, ठीक है। अब लड़ाइयों के बारे में देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में लड़ा गया, ठीक है। ये भी सवाल आता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1991 में। किसके बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को परास्त किया था, हराया था, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1152 में। 1151 में कौन जो है आपका मोहम्मद गोरी है वो पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी हुए। सेकंड युद्ध के अंदर तराइन के अंदर मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो यहाँ पर पराजित हुए और वो इनको बंदी बनाकर अपने साथ कहाँ ले गया? अफगानिस्तान ले गया अपना, ठीक है। अब अफगानिस्तान ले गया तो यहाँ पर उसने क्या किया? अपने किसी एक गुलाम था इनका खास, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको यहाँ पर छोड़ गए और कहा कि अब तुम दिल्ली पर राज करो, मैं वापस जा रहा हूँ। और ये वहाँ से चले गए वापस, और जाने के बाद वहीं से ही गुलाम वंश की नींव पड़ी, ठीक है। इसलिए हमें मोहम्मद गोरी को यहाँ पर हमने पढ़ा है और इसके बारे में एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने 2 लड़ाइयाँ जो लड़ी है तराइन की, ये आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो है उन पर 5 राजवंशों ने यहां पर राज किया है टाइम टू टाइम। सबसे पहले मामलुक या गुलाम वंश ने किया, जिसकी अवधि थी 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद वंश आया 14 से 1451 तक। उसके बाद
लोधी वंश आ गया 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मामलुक या गुलाम वंश। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज बहुत समझने की जरूरत है कि मोस्टली जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है गुलाम वंश। ठीक है, सारे बच्चों को याद होगा गुलाम वंश। जहां पर देखिए गुलाम वंश कितना था, 1206 से 1290, तो 1206 से 1290। अब आपसे वो पूछेगा गुलाम वंश का पीरियड क्या था, तो आप क्या कहोगे 1206 से 1290। लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, गुलाम वंश नहीं दिया जाता, मामलुक वंश दे दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों को मामलुक वंश नहीं पता। ठीक है, तो वो एग्जाम के अंदर आपको क्या देगा, एग्जाम के अंदर आपको देगा मामलुक वंश। ठीक है, मामलुक वंश आपको पूछेगा कि मामलुक वंश की अवधि क्या है। सो ऐसे में आपने पढ़ रखा है गुलाम वंश, मामलुक नहीं पता होगा, तो आपको पता होना चाहिए मामलुक वंश और गुलाम वंश दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के अंदर हम बात करते हैं, या मामलुक वंश भी आप यहाँ पर मामलुक वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो संस्थापक था, 1206 से 1210 तक उसने राज किया। उनके बाद आराम शाह ने गद्दी संभाली 1210 से 1211 तक। उसके बाद इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मजुइद्दीन बारम शाह ने 1240 से 1242, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ने 42 से 46, नसरुद्दीन मोहम्मद ने 46 से 66 और बलबन ने 1266 से 1287 तक। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना। एग्जाम में सिर्फ 4 ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे सम्राट हुए हैं जो स्ट्रोंग थे, बाकी सारे जो थे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लेकिन 4 के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संस्थापक, उसके बाद आप पढ़ेंगे इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद बलबन। ठीक है, इन चारों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए इन चारों के बारे में वन बाय वन करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था, मोहम्मद गोरी जाते वक्त जब वापस वो अफगानिस्तान गया तो अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका जो गुलाम था, उसको गद्दी पर बैठा गया और उसके गद्दी पर बैठने की वजह से वो गुलाम था, तो गुलाम वंश की नींव पड़ी। ठीक है, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है, लाख बख्श। तो यहां पर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया आपका, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था। तीसरा सवाल यहां पर बनता है, देखिए 2 चीज होती हैं, एक चीज होती है स्टार्ट करवाना, एक चीज होती है एंड करवाना। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने निर्माण को स्टार्ट करवाया था, उसने एंड नहीं करवाया, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सो यहां पर सवाल बनता है, किस शासक ने आपके सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था, शुरू करवाया था, तो आपका नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब समाप्त किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, स्टार्ट करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इसको एंड करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के टंका और तांबे के सिक्के जीतल चलाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है टंका और जीतल सिक्के किसने चलाए, तो किसने चलाए, इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, सीधा सवाल पूछा जाता है किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसमें सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे कैसे, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी। सीधा पूछेगा आपसे चांदी के टंका और जीतल किसने चलाए, आपको सीधा इल्तुतमिश लगाना है। ठीक है, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। चौगन का मतलब है हॉर्स पोलो। ठीक है, हॉर्स पोलो या चौगन खेलते वक्त मृत्यु किसकी हुई थी, सीधा सवाल आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा, जो और राजा थे आपके, जो ये पीछे थे, आराम शाह था, ये कुछ दिन नहीं चल पड़ा और इसकी हत्या करने के बाद इल्तुतमिश क्या हो गया, गद्दी के ऊपर बैठ गया। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। पहले लाहौर राजधानी थी, तो उसको दिल्ली से स्थानांतरित किसने किया, इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के ऊपर की 2 मंजिलों का निर्माण पूर्ण करवाया था। तो जो कुतुब मीनार है आपकी, उसकी 2 मंजिलें रह गई थी, तो उसकी जो 2 मंजिलें हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, पूरा
इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान चहलगानी, ठीक है, तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। ये सीधा सवाल पूछता है, 40 सरदारों का संगठन तुर्कान चहलगानी, ठीक है, ये किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद किसकी बात करेंगे? रजिया दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी और साथ में ही ये आखिरी, पहली और आखिरी यही थी। सिर्फ दिल्ली की जो रजिया सुल्तान थी, दिल्ली के सिंहासन पर पहली और आखिरी महिला थी जो कि सिंहासन पर बैठी थी, ठीक है। इसका विवाह जो है अल्तुनिया, ये कि गवर्नर था, इसका विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ। और जो वहाँ के नोबलेस्ट पर्सन थे, जो बड़े आदमी थे, उनको रास नहीं आया कि वो महिला की गुलामी करें या महिला के नीचे काम करें, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कैथल हरियाणा के नज़दीक कर दी गई, ठीक है। उसके बाद एक आता है नसरुद्दीन मोहम्मद। एक सवाल पूछा जाता है, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अपनी रोटी, जो टोपी सीकर, टोपियाँ सीकर अपनी रोजी रोटी कमा कर अपना काम चलाता था? नसरुद्दीन मोहम्मद, याद रखिएगा। एक फैक्ट है बस उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद बैठ गया बलबन भाई, ठीक है। बलबन जो है उसको क्रूर या फिर क्रूल आपके शासक के रूप में जाना जाता है। उसने लौह और रक्त की नीति चलाई। डायरेक्ट सवाल आता है, लौह रक्त की नीति किसने चलाई? बलबन ने। इंग्लिश में बात करें तो ब्लड एंड आयरन, ब्लड और आयरन की नीति जो है वो किसने चलाई? बलबन ने चलाई, ठीक है। चलिए, बलबन ने सिजदा और पाबोस, झुककर नमस्कार करना और सुल्तान के पैर छूने की प्रथा चलाई, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सवाल पूछा जाता है, सिजदा और पाबोस किसने स्टार्ट किया? बलबन ने। सीधे सवाल ऐसे कैसे आएंगे? सवाल की लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है। चलिए, तथा फारसी परंपरा का नवरोज उत्सव आरंभ किया। सीधा पूछा जाएगा, नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने, ठीक है। बलबन बहुदीन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत पूछा जाएगा, बहुदीन के नाम से किसे जाना जाता है? बलबन को, ठीक है। तुर्कान चहलगानी को खत्म किया। 40 जो ग्रुप था 40 सरदारों का, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, क्रिएट किया था, उस सब को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने कर दिया? आपके बलबन ने, ठीक है। बलबन ने खुद को जिले लाही की उपाधि दी। जिले लाही की उपाधि खुद को किसने दी? बलबन ने यहाँ पर दी है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ही बलबन जो है उसका यहाँ पर खत्म हो जाता है और खिलजी वंश यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, ठीक है। देखिए, खिलजी वंश के शासक एवं उनके शासनकाल। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 तक उन्होंने राज किया। उसके बाद 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह ने लास्ट में 1320, लास्ट तक 1320 तक इन्होंने शासन किया। यहाँ पर हम मेनली पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये यहाँ पर स्ट्रोंगेस्ट जो है वो राजा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक को मारकर, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसको मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है। अंतिम शासक जो था गुलाम वंश का कौन था? देखिए, पीछे मैंने आपको बताया था, गुलाम वंश पे चलते हैं एक बार। आपको लास्ट था आपका बलबन, ठीक है। चलिए, लास्ट आपका था बलबन। तो यहाँ पर उसकी हत्या करने के बाद कौन बैठा, किसने किया? फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा, ये भतीजा था और फिरोज का खिलजी कौन था? इसका भतीजा था और वो चाचा था। और इसकी बेटी से, फिरोज का खिलजी की बेटी से शादी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये दामाद भी था और भतीजा था, इसने ही अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर सानी और सिकंदरीय द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। अब सिकंदरीय सानी की उपाधि आपसे पूछा जाएगा किस सम्राट ने धारण की? तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जजिया कर, गैर मुस्लिम से जकात कर, धार्मिक एवं संपत्ति का 40वां हिस्सा एवं आवास एवं चराई कर भी लिया जाता था। तो इसने जजिया और जकात दोनों कर जो हैं वो इम्पोज किए। तो दोनों कर किसने इम्पोज किए? अलाउद्दीन खिलजी ने आपके, ठीक है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवान रियासत नामक अधिकारी का नियुक्त किया। बहुत बार पूछा जाता है, बाजार नियंत्रण के लिए किसने अधिकारी नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका नाम था दीवान रियासत, ठीक है। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा। अब मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी से खरीदा था।
मलिक काफूर जो था वो एन्युक था। इस एन्युक का मतलब होता है किन्नर था, ठीक है, एक किन्नर था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अलाउद्दीन का खास हो गया कि वो कुछ समय में अलाउद्दीन के महत्वपूर्ण फैसले भी वो लेने लग गया, ठीक है। सो ऐसे में मलिक काफूर खास होने की वजह से मलिक काफूर को जो अलाउद्दीन था उसने भेजा कहाँ पर, दक्षिण भारत को विजयी करने के लिए, ठीक है। सो गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना की, ठीक है। यहां पर ये खत्म हो जाता है। इसके बाद जो आखिरी शासक था जिसका नाम था खुसरो, ठीक है, खुसरो था जो गैर मुसलमान था, लेकिन मुसलमान धर्म अपनाकर वो बैठ गया गद्दी पर, और उसको गाजी मलिक तुगलक ने उसकी हत्या कर कर यहाँ पर जो खिलजी वंश थी उसको खत्म कर कर तुगलक वंश की स्थापना कर दी। अब हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। दोस्तों बारिश बहुत तेज आ गई है, लाइट थोड़ी देर के लिए आई थी फिर चली गई। हम थोड़ा सा डोर और ओपन कर लेते हैं, लाइट और अच्छी आएगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे तुगलक के। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही होगी, आपको मैनेज कर लेना, ठीक है। तुगलक वंश के बारे में अब हम पढ़ते हैं, चलो आगे, ठीक है। तुगलक वंश के शासक कौन थे, पहले हम ये देखेंगे। ग्यासुद्दीन तुगलक शाह 1220 से 1325, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, शिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और लास्ट नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1414, ठीक है। तो ये 1320 से लेकर 1414 तक इनका राज रहा, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन आगे पढ़ते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के साथ गाजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो इनके संस्थापक कौन था तुगलक वंश का, आपसे पूछा जाएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं व नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः यह पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया भाई, ठीक है। तो पहला ऐसा शासक जिसने नहरों का निर्माण करवाया वो कौन था, आपका ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। चलिए ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद कौन बैठा, उसने कुछ खास नहीं किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कहां पर बैठा, गद्दी पर बैठा, और उसे सभी सुल्तानों में से सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़ा लिखा माना जाता है। लेकिन उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे उसको किस नाम से जाना जाता है, वाइजेस्ट फूल या पढ़ा लिखा मूर्ख। उसे पढ़ा लिखा मूर्ख पूछा जाता है, वाइजेस्ट फूल या पढ़ा लिखा मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन चलाने के लिए विवादास्पद नीतियां बनाई जो असफल रही। कुछ ऐसे फैसले थे जो उसके असफल रहे, जैसे कि दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि, ऐसा क्षेत्र जहां से उसको ज्यादा फायदा होता था वहां पर उसने क्या किया, कर में वृद्धि कर दी। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, जिसका नाम बदलकर बाद में उसने क्या कर दिया गया, दौलताबाद कर दिया। उसने दिल्ली से, पहले दिल्ली से वो कहाँ गया, वो देवगिरी गया। वहां पर उसने देखा कि मेरा दिल्ली पर से तो कंट्रोल ही खत्म हो गया, तो वापस से देवगिरी से कहाँ पर आया, वो वापस से आ गया, देवगिरी से दिल्ली आ गया। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानी का उसने सामना करना पड़ा। तो ये उसका गलत फैसला था। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा क्या किया, पहले क्या होती थी, चांदी के सिक्के चलते थे, ठीक है, चांदी के सिक्के चलते थे। अब उसने क्या किया, तांबे और पीतल के सिक्के चला दिए, ठीक है। चांदी महंगी थी, चांदी हर किसी के पास थी नहीं, तो रुपए की वैल्यू थी, लेकिन हर घर के अंदर तांबा और पित्तल पड़ा हुआ था। उसने चांदी बंद करके तांबा और पित्तल के सिक्के चलाए। अब तांबे और पित्तल आपके पास भी था, मेरे पास भी था, सबने उसको कूट कूट के और उन सिक्कों की नकल करके नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि मुद्रा जो उसकी थी सारी गड़बड़ा गई यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से बाद में उसको वो बंद करने पड़े और वापस से चांदी के चलाने पड़े, ठीक है। और उसने खुरासान व कराचीन का एक अभियान चलाया जीतने के लिए, वो भी आखिर में उसका क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरिद्वार एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का। यह पूछा जाता है हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक काल के में भारत आया था। तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने इसी के काल में भारत यात्रा की थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक मृत्यु पर इतिहास
बदायूनी ने लिखा, राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसके कुछ फैसले ऐसे थे जिससे परेशान हो गई प्रजा। इसी वजह से लिखा गया कि राजा को प्रजा से, प्रजा को अपने जो राजा है उनसे क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त केवल करके केवल 4 जो हैं वो कर वसूले उनने। ठीक है, जजिया, जकात और खराज और खुमस। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने 4 ही कर लगाए और उससे पहले 24 कर थे वो सारे उसने हटा दिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने खिरीजाबाद और मेरठ में अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली से स्थापित किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर के शासक भानुदेव को हराकर जगन्नाथ मंदिर को क्या किया, जगन्नाथ मंदिर को क्या कर दिया, यहाँ पर उसने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, फिरोज शाह ने नगरकोट स्थित ज्वाला मंदिर को ध्वस्त कर 1300 ग्रंथों को लूटकर कुछ का फारसी अनुवाद करवाया, जिसे दलायते फिरोज शाही नाम दिया गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजा शाही लिखी। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासन काल में तैमूरलंग ने दिल्ली में आक्रमण किया। तो सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तैमूरलंग के आक्रमण के समय किस वंश का यहाँ पर था, तुगलक वंश का राज था। राजा कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरें बनवाई, 5 बड़ी नहरें बनवाई। ठीक है, 4 बड़े नगर भी इसने स्थापित किए। ठीक है, तो नहरों का जाल, नहरों का सबसे बड़ा जाल जो फैलाया वो किसने फैलाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और 4 बड़े नगर की स्थापना भी किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया सैयद वंश भाई। ठीक है, उसके बाद आ गया सैयद वंश। सैयद वंश में बात करें तो सैयद वंश चला 1414 से लेकर 1451 तक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज खां। ठीक है, तो सैयद वंश के स्थापक थे आपके खिज खां थे। बस इतना ही पढ़ना है सैयद वंश के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ गया लोधी वंश। सैयद वंश के अंदर कुछ खास नहीं बदला। उसके बाद लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, लोधी वंश जो है उनका 1451 से 1526 तक उनका राजकाज चला। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी जो है तो 1489 से 1517 तक उसने राज किया। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया, बसाया। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी चलवाया। सिकंदर लोधी ने पर्शियन भाषा में गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी। कविता लिखता था तो इसने गुलरुखी नाम से अपनी पर्शियन भाषा में कविता लिखी। ज्वालामुखी मंदिर को तहस नहस भी जो है सिकंदर लोधी ने करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोधी वंश के महत्वपूर्ण है मध्यकालीन भारत के पर्सन आपके। ठीक है, उत्तर बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। तो भाई पहला अफगान शासक कौन था आपका, पहला अफगान शासक था आपका बहलोल लोधी। ठीक है, कौन था आपका, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि उसने धारण की। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोधी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। इसके बाद कौन बैठा, सिकंदर शाह लोधी। उसका ओरिजिनल नाम था निजाम खां, लेकिन उसने उपाधि धारण की सिकंदर शाह लोधी की। ठीक है, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनवाया। तो आपसे पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर शाह लोधी द्वारा माप का पैमाना गज सिकंदरी प्रचलित किया गया। उसने भूमि मापने के लिए एक पैमाने का इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाया। ज्वालामुखी की मूर्ति जो मंदिर है उसको किसने तुड़वाया, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी के आदेश पर संस्कृत के ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से किया गया। तो इसके टाइम पर जो आयुर्वेद का जो ग्रंथ था संस्कृत में था, उसका फारसी में आपका अनुवाद करवाया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद गले की कैंसर से सिकंदर लोधी की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब सिकंदर लोधी जो था उसको गले का कैंसर था, उससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र था इब्राहिम लोधी, वो आपका किस पर बैठा, गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां तथा पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया। अब इब्राहिम लोधी था उसको हराने के लिए जो इनके चाचा थे आलम खां और पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी, इन दोनों ने
काबुल के शासक था बाबर, उसने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया। ठीक है, बाबर ने और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1526 में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार गया और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी का इसी युद्ध में क्या हुआ? मारा गया और दिल्ली सल्तनत का काल का अंत हो गया। ठीक है, तो इसके बाद इब्राहिम लोदी को जो चाचा आलम खां और पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी, इन्होंने बुलाया था कि तुम राज करना, लेकिन उल्टा हो गया। इसने इब्राहिम लोदी को भी हराया और इन दोनों को भी खदेड़ मारा और इसके बाद खुद दिल्ली के सल्तनत पर बैठ गया और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत जो था वहां पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। और बाबर क्या था? मुगल था। बाबर क्या था? मुगल था और इसी के साथ ही दिल्ली पर मुगल साम्राज्य जो था उसका अब स्थापना हो गई। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के जो 5 साम्राज्य थे उनका अंत करके अब मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत पर बैठ गया, जिसे मुगल साम्राज्य, जिसमें कि आपको गोल्डन टाइम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सो अब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे बाहर आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल जो रह जाएंगे वो कल हम करेंगे मुगल सल्तनत, कल मुगल साम्राज्य यहाँ पर करेंगे और मुगल साम्राज्य के बाद हम एमसीक्यू करेंगे आपका मुगल और दिल्ली सल्तनत का। तो कुछ सवाल रहेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो आपका दिल्ली सल्तनत कवर हो गई है। इससे पहले आपका 2 क्लास और हो चुकी है, जिसके अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो चुका है सेकेंड क्लास में। थर्ड क्लास के अंदर आपका धार्मिक आंदोलन, आपका हड़प्पा सभ्यता, सिद्धू घाटी सभ्यता, आपका उसके अंदर सारे कवर हमने कर लिए हैं। अब आपका मुगल हो जाएगा। मुगलों के बाद फिर हम अपना जो मॉडर्न जो है उसके ऊपर हम हिस्ट्री के ऊपर बढ़ के और हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ज्योग्राफी और पॉलिटी चलेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो और क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल आपसे मुगल सल्तनत की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।